नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हमारा चौथा सेट है। तो इसमें सबसे पहले हम जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि काफ़ी लोग मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन में बोरियत फील करते हैं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, लेकिन सबसे पहले हम जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग पर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि जीएस वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 41 है, मीर कैट किस परिवार से संबंध रखता है। थोड़ा स्पीडली सॉल्व करेंगे। तो मीर कैट, इसका नाम में ही आ रहा है कैट, यानी कि ये बिल्ली प्रजाति से संबंध रखता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई समाचार या द हिंदू। तो मुंबई समाचार सबसे पुराना और अभी तक छपने वाला समाचार पत्र है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक एक तरह का बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। बिल्कुल गलत, अलग अलग प्रकार की होती है, ये तो आपका गलत हो गया। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है, यह भी नहीं, क्योंकि बहुलक है तो रेखीय नहीं हो सकती। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था त्रियक या क्रॉसबद्ध होती है, यह भी नहीं है। ठीक है, ये मोनोमर का जो है बार बार रिपीट होता है, तब आपका एक पॉलीमर बहुलक बनता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसको हम स्कूबा डाइविंग या स्कूबा तैराकी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो खोजबीन के लिए तैराकी की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलू क्या है। फल, तना या जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आलू एक तना है, जैसे आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गई, ये सभी तना के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बोन मैरो यानी कि जो है अस्थि मेरुरज्जु, अस्थि मज्जा, हाँ, बोन मैरो क्या बनाता है। सफ़ेद रक्तकण, लाल रक्तकण, वसा या ऑक्सीजन। तो हमें पता है अस्थि मज्जा में लाल रक्तकणिकाएं बनती हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है। कायांतरित चट्टान का, परतदार, बलुआ पत्थर या आग्नेय। तो ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, हमें मिलान करना है। रोग दिए गए हैं और उनके संचरण का तरीका दिया गया है। तो इसमें ये थोड़ा एरर है, बीज की जगह पर आप कीट कर लेना। तो जो गेहूं की रस्ट होती है वो वायु और कीट द्वारा फैलती है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। इसके बाद जो भिंडी में पीत रोग लगता है वो कीट द्वारा होता है, इसका फर्स्ट हो गया। ठीक है, और जो नींबू में सिट्रस कैंकर रोग होता है वो केवल वायु द्वारा फैलता है। तो अब आप इसमें ऑप्शन मिलान कर लीजिए, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। तो सबसे लंबा हाईवे पैन अमेरिकन है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो अंग्रेजों ने सबसे, बाल क्रांतिकारी का मतलब है सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी। तो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। इनको मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ग्लोब में खड़ी खड़ी, ठीक है, तो मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। ये ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, जो है 0 डिग्री देशांतर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत में पंचायती राज प्रणाली
कब शुरू हुई थी? पंचायती राज कब शुरू हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये 2 अक्टूबर 1956 को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है, पौधों में लगभग 90% जल होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है, बिल्कुल गलत है। जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों से होकर पूरे पेड़ में जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता तब तो सही होता। सी में क्या कह रहे हैं, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, आवश्यक है। तो इसमें आपका केवल ए और सी सही है। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज करना है, तो हमारे ए और सी यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहते हैं? ऐसा वाहन जो जमीन और पानी पर दोनों पर यात्रा कर सकता है उसको हम होवरक्राफ्ट कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर भाग में मुख्य तत्व है? ठीक है, ऐसा हमें एलिमेंट बताना है जो पृथ्वी के अंतर्भाग यानी कि सबसे इनर में पाया जाता है। तो देखो जो परतों के नाम है ना, सियाल, सिमे, निफे, तो इसमें जो निफे वो सबसे आती है अंदर, यानी कि उसमें आपको निफे, इनके अकॉर्डिंग ऐसे नाम रखे गए हैं जो इनमें तत्व पाए जाते हैं। तो निफे में निकिल और एफी यानी कि आयरन पाया जाता है। अब निकिल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आयरन वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी कि लोहा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? अब घास के मैदान से क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को हम प्रेरीज कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पहली महिला कौन है जिन्हें विश्व के 5 महासागर को तैर कर पार किया? ऐसी महिला का नाम बताना है, ऐसी पहली महिला जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैर कर पार किया है, तो वो हैं आरती गुप्ता। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? तो इसका विकास भारत से हुआ है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसमें जनरल डायर था, उसी ने ऑर्डर दिया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम संख्या है? लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल्पना करें कि आप एक झांझा यानी कि आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कार या बस से उतर जाएंगे? देखो गलत बात है, जब भी आप कार या बस के अंदर होते हैं तो कार में क्या होता है, अगर बिजली गिरेगी तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, यानी कि उसके बॉडी के थ्रू वो ज़मीन में पहुंच जाएगी। तो बाहर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कार में अंदर जाना सुरक्षित होता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेंगे, बिजली गिरते वक्त पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिजली होती है वो पेड़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, तो ये भी गलत हो गया। किसी इमारत के अंदर चले जाना, तो ये तो सही है, ठीक है, अगर इमारत पास में है तो इमारत के अंदर चले जाएंगे। किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना, खुले में भी नहीं जाना चाहिए, तो ये गलत। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64 है, चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? ठीक है, चींटियों से क्वेश्चन आ जाता है, तो होता क्या है, चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिससे जो है पीछे वाली चींटी आगे वाली चींटी की गंध सूंघकर एक ही रास्ते पर चलती रहती हैं। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोस्तों की गंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पॉपुलर क्वेश्चन है, असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? पैर से निशान लगाकर, अपना शरीर रगड़कर, अपना बाल आदि छोड़कर, अपने मूत्र की गंध से। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाघ और कुत्ता जो हैं अपना एरिया, अपना क्षेत्र अपने मूत्र की गंध से निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में जीभ का क्या कार्य है? तो जीभ का कार्य होता है भोजन का स्वाद बताना। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद
68 मशीन कार्य को बना देती है, आसान, तेज, सुविधाजनक, उपयुक्त, सभी। तो इसमें सिंपल उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि मशीन कार्य को आसान भी बना देती है, तेज भी हो जाता है, सुविधाजनक भी बना देती है। डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं, तो ये क्या है? पच्चड़ का उदाहरण है, उत्तोलक या आनत या टेक है। तो ये एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? अब देखो, पौधों में जो कायिक प्रजनन होता है उसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपका दाब यानी कि लेयरिंग, रोपड़ यानी कि जो है ग्राफ्टिंग, कलम लगाना, कटिंग, लेकिन जो सांटा बांधना ये कोई तरीका नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता? तो ये आपको पता होना चाहिए। चूहा तो बच्चों को जन्म देता है, घर में आपने देखे भी होंगे, चमगादड़ भी देता है, हिरण भी देता है, लेकिन जो तितली होती है वो बच्चों को जन्म नहीं देती। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो जंतु प्रजनन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा श्वसन भी करते हैं, उद्दीपन भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। आहार नली के हमें भाग चुनने हैं। देखो, लार ग्रंथियां होती हैं, वो आहार नली का भाग नहीं होती हैं। पीयूष ग्रंथि, ये भी जो है पीयूष ग्रंथि आहार नली का भाग नहीं होती है। लार ग्रंथियां का जो है होती हैं शायद। ठीक है, और जो मुख गुटिका, ये भी जो है आहार नली में, हाँ, मुख्य गुटिका नहीं आती है, क्षुद्रांत आती है। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। हालांकि इसमें आपके एक्सप्लेनेशन और आंसर की भी दी गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। 74 है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ठीक है, अनाज की क्षति यानी कि अनाज कम से कम खराब हो, तो आपको इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा? उच्च ताप, ठीक है, ज़्यादा नमी, या हवा रहित डिब्बा, हवादार डिब्बा। तो सबसे बढ़िया तो इसमें है हवा रहित डिब्बा। जब उसमें हवा ही नहीं रहेगी तो नमी अमी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा। तो ये सबसे उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? देखो, जो बहुत सारे बीज होते हैं वो प्रकीर्णन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और जम जाते हैं, जैसे कि जो वन होते हैं। तो कौन सा इनमें से कारण नहीं है? हवा के द्वारा भी प्रकीर्णन हो जाता है बीजों का, जल के द्वारा भी हो जाता है, जंतुओं द्वारा भी होता है। ठीक है, बहुत सारे पक्षी होते हैं जो बीजों को खा लेते हैं, उसके बाद वो उनको उसके थ्रू भी प्रकीर्णन होता है। तो इसमें जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, ये छिड़काव कोई तरीका नहीं है। ठीक है, 76 है, हम चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्योंकि फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म होती है, ज़्यादा हवा जाती है, CO2 से चाय ठंडी होती है। तो इसमें आप ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मुझको ये क्वेश्चन रियली समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। 77 है, एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा ये जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। देखो, ये क्रोटन का पौधा होता है जो हमें ज़मीन में नमी बताता है, और इससे क्वेश्चन बन ही जाता है किसी ना किसी तरह से। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। जब ज़मीन में नमी कम हो जाती है तो इसकी पत्तियाँ सूख कर गिरने लगती हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, हमें अब पानी लगाने की ज़रूरत है फसल में। 78 है, बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए? हवा, पानी, ताप, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सिंपल सा सही हो जाएगा। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग पसीना से निकल जाता है, पाचन के काम आता है, मूत्र के रूप में निकल जाता है या रक्त में चला जाता है। तो अधिकतम जो है वो पाचन में काम आता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरी पत्तियां वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में होता है? तो इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन सही है। सुनीता विलियम्स ने
अंतरिक्ष की कुछ बातें बताएं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन किए। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के एक चैप्टर से क्वेश्चन है ना ईबीएस में। तो उन्होंने क्या क्या बताया, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, बिल्कुल सही बात है, अंतरिक्ष में आप एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रह सकता, ये भी बताया। बाल हमेशा गिरे रहते हैं, ये गलत है, बाल हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है, कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता, ये भी सही है। तो इसमें ए, बी और डी आपके सही ऑप्शन है। इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से, मतलब समान चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कब? इसके संवेग को कम करने के लिए तब तो हमें बल की आवश्यकता होगी, दिशा बदलने के लिए भी होगी, चाल बढ़ाने के लिए भी होगी। समरूप वेग से चलाए रखने के लिए, गतिशील रखने के लिए बिल्कुल भी हमें बल की आवश्यकता नहीं होगी, अगर जिस सतह पर वो गति कर रही है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तब तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? राज्य सरकार को, ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को, केंद्र सरकार को, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को हम स्थानीय सरकारें कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? देखो, सूर्य के सबसे पास में कौन सा है? बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, तो तीसरा सबसे नजदीक पृथ्वी हो गई। सेकेंड ऑप्शन सही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर, ये आपका ग्लोब हो गया, तो जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इनकी कुल संख्या होती है 360। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 365 दिन लगता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो सूखी लौकी द्वारा बीन, तुम्बा और खंजीरी को बनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। थर्ड ऑप्शन सही है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 243। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम बीपीएससी का दे रहे हैं। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जानकारी आएगी। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। ये पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? ईबीएस का क्वेश्चन है। इस पंचायत को हम भीम संघ के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब अब इसका नाम भीम संघ है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है जो अभी तक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस शायद बौद्ध स्तूप का नाम है केसरिया और ये पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में एक जगह है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल खिले होते हैं। ये जगह फूलों की घाटी कहलाती है। कौन सा राज्य है जहाँ ये जगह अवस्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब देखते हैं उत्तराखंड कहाँ पर मिलता है।
ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपल सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, ये दोनों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। अब आपको ना भी पता हो ना तो मसालों का राज्य, तो उसको आप केरल ही मानना, ठीक है। इलायची यानी कि मसाला है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंडित भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये हिंदुस्तानी गायक थे। थर्ड ऑप्शन सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, ये हमें दो कथन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग फिर हमें ऑप्शंस को चूज करना है। पहला कथन है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। ठीक है, लद्दाख में जो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं उनको रखने के लिए पत्थर की एक जगह बना देते हैं जिसको हम लेखा कहते हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं, ये कथन भी सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण। देखो, विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो अमीटर का ही एक छोटा रूप होता है जिसमें हम छोटी सी धारा को मापते हैं, यानी कि सेंसिटिविटी मापते हैं, कितनी धारा है। तीक्ष्णता को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, तो अपच के इलाज के लिए हमें दी जाती है एंटासिड। नाम समझो इसका, एंटासिड, एंटी एसिड, मतलब जब आपके पेट में अम्लीयता हो जाती है, एसिड हो जाता है, तब अपच होता है। और ये क्या होती है, एंटी एसिड, उसको क्षार में बदल देती है, इसमें क्षार पाया जाता है तो अपच को खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 107, फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है, वायु प्रवाह को काटना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ईंधन का ताप कम करना, ये भी होता है। वायु प्रवाह को बढ़ाना गलत, जितनी ज़्यादा वायु होगी आग उतनी तेज पकड़ेगी, ईंधन का ताप बढ़ाना ये भी नहीं। तो ए और बी यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। परिभ्रमण गति का मतलब होता है अपने अक्ष पर कौन सबसे तेज घूमता है, तो बृहस्पति सबसे तेज घूमता है, लगभग ये 10 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, बल्कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में चक्कर पूरा कर पाती है। तो इसकी परिभ्रमण गति सबसे ज़्यादा है। फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखो, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश बनाता है, लेकिन इन्होंने पूछा है सुदूर पूर्व में, पूर्व की तरफ कौन सा सबसे लंबी सीमा बनाता है। थाईलैंड तो सीमा बनाता ही नहीं, पूर्व की तरफ म्यांमार बनाता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, तो इनको हम कहते हैं ई बुक, ई किताबें। सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, तो पादपों से नहीं, इसमें पेड़ भी होते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे और झाड़ियां भी होती हैं। पादप का मतलब है केवल जो है पेड़। तो इसकी सभी ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियां द्वारा बनी परत होती है, और झाड़ियां सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं करते। वन वन्य क्षेत्र में वास करने वाले समुदाय के जीवनों का आधार प्रदान करते हैं। इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, वन के संबंध में सबसे ज़्यादा सही है, या हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बचपन में भूत। तो सबसे लंबी सीमा तो जो है बांग्लादेश करता है, उसके बाद चीन, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान इसमें दिया नहीं गया है, भूटान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातों को दूसरों को इशारों से समझाते हैं, ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो दूसरों की बातों को उनके होठों को देखकर समझ जाते हैं, ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, गलत बात है, दिया जा सकता है, तो यही आपका गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर है। किसे कोच्चि का जुड़वां शहर कहते हैं, तो एर्नाकुलम को हम कोच्चि का जुड़वां शहर कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य, तो ये कर्मा नृत्य करती हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, तो इसकी मेन वजह होती है क्योंकि मरुस्थल में पानी कम होता है, तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो हवा की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं। मजदूरी का निम्न स्तर, मजदूरों को प्रदान की गई पूंजी की निम्न गुणवत्ता या उच्च स्तर की निरक्षरता या मजबूत मजदूरी संघ, तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो उच्च स्तर की निरक्षरता की वजह से कम कुशल हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मैथ्स वाले पोर्शन पर। अब इनमें हम क्या करेंगे, आप केवल हिंट देंगे, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तक आप मैथ्स खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, यकीन मानिए मैथ्स समझ में कभी नहीं आने वाली। मैथ्स आप जितना खुद से सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपको समझ में आएगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 7 है। अब देखो हमें एवरेज दिया गया है 7, तो अगर कोई योग पूछे तो हम सीधे सीधे 70 कह सकते हैं। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। जब भी 12 से गुणा करेंगे ना आप, तो औसत भी में 12 से गुणा हो जाएगा। या तो आप याद रख सकते हैं, या सिंपल मेथड से भी समझें तो जो योग है वो 12 गुना हो जाएगा, तब भी औसत 7 गुना ही आएगा, यानी कि 12 सत्ते 84। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या है 510 और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है, तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीना के प्रथम दिन रविवार है। अब देखो प्रथम दिन तो है रविवार, ठीक है, महीना का प्रथम दिन है रविवार। अगर पहला दिन रविवार है तो मैक्सिमम रविवार कितने आ सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये निकालिए। सिंपल मैक्सिमम रविवार आ सकते हैं 5, उसके बाद दिन बचेंगे 25। तो हमसे कहा गया है 30 दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या, यानी कि 30 दिनों में आने वाले लोगों का योग। तो 510 में आप 5 का गुणा करेंगे क्योंकि ये 5 दिन आते हैं। इसके बाद 240 में आप 25 का गुणा करेंगे, उनको जोड़ेंगे, उसमें 30 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 285। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या कितनी होगी। अब मान लो किसी का भी 20% 35 है तो कुल आम कितने हो जाएंगे। x का 20/100 है 35, तो 100 का गुणा करो, 20 का भाग दे दो। ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 175, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। तो जैसे आप सपोज इसकी लंबाई मान लो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई मान लो x और y। अब इसकी लंबाई को 60% बढ़ाएंगे, यानी कि 160/100 से गुणा करेंगे, फिर इसकी चौड़ाई को आप y' मान लो। ठीक है, जब दोनों क्षेत्रफल बराबर करेंगे ना तो इसके बाद आपकी जो है y' की वैल्यू आएगी। फिर इन्होंने कहा y' को कितना घटाया जाए, फिर उनका
प्रतिशत निकालने, तो इसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए, अगर हम सही बटा में बताएं तो 175/2 पहले आएगा, फिर उसको आप सही बटा में निकालेंगे तो 37 सही 1/2। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। वैसे मैं सोचता हूँ इसको मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को एक अलग सेपरेट वीडियो में सॉल्व कराया करूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। बाद बाकी अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे कि ऐसा कराया जाए तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद है 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब सिंपल अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएंगे, आपको भाग देना है सिंपल। किसी संख्या का, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है तो संख्या क्या होगी। जैसे संख्या आप x मान लो, अब x का 2/3 उस संख्या से 10 कम है, यानी कि x माइनस एक्स का 2/3 बराबर 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 30, या इसको ऑप्शन से करो, कंडीशन को सेटिस्फाई करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का आप 2/3 करेंगे ना तो 20 आ जाएगा, और 20 जो है संख्या से 10 कम है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% से बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब हैं। विक्रेता के पास कुल सेबों की संख्या क्या है। अब देखो सेब मान लो x थे, 40% उसने बेच दिए, अभी भी 420 बचे हैं, मतलब 60% बचे हैं। तो x का 60% बराबर हो जाएगा 420। तो सिंपल आप x निकालने के लिए 420 में 100 का गुणा करेंगे और 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, कुल सेब आ जाएंगे 700। तो अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 गुनी करने पर वह 12, 18, 21 एवं 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, इससे पूरी तरह विभाजित होने के लिए आपको 12, 18, 21 एवं 30 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जब आप, ठीक है, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 12 से 60 आएगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जिसको दोगुना करने पर, यानी कि अब आपको इसका आधा करने पड़ेगा, ठीक है। आंसर दोनों दिए गए हैं, 630 भी दिया गया, 1260 भी दिया गया, लेकिन 1260 नहीं होगा, क्योंकि जब आप 630 को 2 गुना करेंगे वो इनके एलसीएम के बराबर आ जाएगा। और एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, तो इन सब का फिर इसमें भाग चला जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा लघुत्तम समावर्त 2400 है, तो उनका मासा महत्तम समावर्त क्या होगा, ठीक है। देखो संख्याएं आप जो है समझो, अनुपात इनका है 3:4:5 और लासा दिया गया है 2400, तो उनका मासा क्या होगा। देखो संख्याओं में अगर हम मासा का गुणा करें तो वो संख्याएं आ जाती हैं, क्योंकि मासा क्या होता है, उनमें कॉमन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने मासा x मान लिया, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा x बराबर, ये हमारा आ जाना चाहिए लासा के बराबर, ठीक है। और लासा कितना है 2400, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40, और यही 40 वैल्यू हमारी मासा के बराबर होगी। समझो मासा होता क्या है, मासा में अगर हम कोई भी फैक्टर का गुणा करें तो वो हमारा संख्या बन जाता है, ठीक है। मासा कॉमन होता है, तो 40 एकदम सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेष फल 8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो जब भी आए कि इनसे विभाजित करने पर, तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम ही निकालना है। अब 12, 15, 20, 54 इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 540,
अब क्या कह रहे हैं कि इनसे विभाजित करें, तो 540 को विभाजित करेंगे तो बिल्कुल शेष 0 आएगा, क्योंकि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। हमें शेषफल 8 लाना है, तो इसमें सिंपल 8 जोड़ना है। 540 में 8 जोड़ेंगे 548 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है। उस टंकी के आधे भाग में पानी की मात्रा, देखो 1/3 भाग अगर 80 है तो पूरा कितना हो जाएगा, तिहाई 80 है तो पूरा हो गया 240 लीटर। अब हमसे पूछा गया है आधा, आधा हो जाएगा 240 का आधा यानी कि 120 लीटर। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 एवं 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपके 12 की तरह है। ठीक है, वो 10 की तरह। ठीक है, तो 16, 18, 20 से विभाजित करना है, तो 16, 18 और 20 का सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है, जो कि आ जाएगा 720। अब 4 शेष बचाना है तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 724 इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक नाव में नाविकों का औसत वजन। ठीक है, एक्चुअली इसमें आपकी मिसप्रिंटिंग है। एक नाव में 10 नाविकों का औसत वजन होगा, तब आपका यह क्वेश्चन सही होगा। 10 नाविकों का औसत वजन है 1 ऐसा क्वेश्चन है कि एक नाव में 10 नाविकों का औसत वजन 1.8 kg बढ़ जाता है जब 53 किलोग्राम वजन के एक नाविक के स्थान पर नया नाविक शामिल हो जाता है। नए नाविक का वजन ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व करो। देखो 53 वाली की जगह पर दूसरा एक नाविक आ गया तो क्या हुआ, 1.8 kg बढ़ गया। मतलब ऐसा है कि अगर 10 नाविक हैं, इसमें क्वेश्चन को आप सही कर लेना, तो 1.88 उसने सभी को दिया। 10 बार आप 1.8 का 10 बार करेंगे तो 18 किलो आपको केवल इसमें जोड़ने हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 3 11 की 1 5 6 71, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व करना सीखें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। एक चुनाव में 84% मत पाने वाला उम्मीदवार 746 मतों से जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या, देखो कुल संख्या मान लो x, अब x का 84% निकाल लो। ठीक है, इसके बाद हारे वाले को कितने मिलेंगे, टोटल 100% ही होगा ना, तो 16% मिलेंगे। इसके बाद x का 16% निकाल लो। x के 84% में से 16% घटाओगे तब 476 आएगा, क्योंकि इसको 476 वोट ज़्यादा मिले हैं। और इस इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 700। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक मिश्र धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 है। 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाए। देखो 36 किलोग्राम तांबा, समझो एक धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 है। ठीक है, 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाए। जैसे मान लो टोटल हो गया x, अब तांबा, तो x का 9/13 इनका योग कर लो बराबर है 36। तो 9 चाकू 36, 13 चाकू 52, टोटल हो जाएगा 52 किलो। 52 में से अब हमें निकालना है जस्ते वाले का, तो जस्ते के लिए हम 4/13 का गुणा कर देंगे। तो 13 चाकू 52, 4 चाकू 16 kg आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक काम का 1/4 3 दिन में पूरा करता है। ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है। बी उस काम का 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग।
ठीक है। बी उस काम का 1/4 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/ इसका यानी कि 24, तो 1/12 1/24, ये दोनों एक दिन में इतना भाग पूरा करेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 12 दूना 24 यानी कि 3/24, 1/8, तो एक दिन में दोनों मिलके 1/8 भाग पूरा करेंगे। तो टोटल कितने दिन? 8 लगेंगे। दिन के लिए इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अब सिंपल व्यक्ति आ गया तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो लंबाई दी गई है 150 मीटर, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समय निकालना है, तो 150/60, लेकिन ध्यान रखना ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में है। तो सबसे पहले आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तब आपका जो है आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक वर्ग एवं आयत के परिमाप समान हैं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं प्रॉपरली इनको आपको सलूशन के साथ प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक ही वीडियो में कवर करने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक वर्ग एवं आयत के परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफल ए और बी में क्या संबंध होंगे? देखो इसके लिए आप क्या करो, कोई एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे हमने परिमाप समान है ना, तो वर्ग मान लो ये, ठीक है, 1 मिनट, वर्ग आप मान लो ये जिसकी भुजा है 4 4 4 4, और एक आयत मान लो, देखो इसका परिमाप हो गया 16, तो 16 के लिए इसको 5 मान लो, इसको 5, इसको 3, इसको 3। ठीक है, इसका भी हो गया 16, 3 3 6 5 5 10। अब 16 16 हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इनके क्षेत्रफलों के बीच क्या संबंध होगा? तो देखो इसका क्षेत्रफल भी 16 आ जाएगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल 5 3 15 आएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ दें तो 180 आना चाहिए, यानी कि 5x - 5 बराबर 180, तो 5x बराबर 185। x बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 7 35, x बराबर आ जाएगा 37 अंश। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक्चुअली दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले, अच्छा हाँ देखो, या तो पहला तरीका इसमें ये हो सकता है कि आप इसका सही बटा अलग करो, इसका करो, इसका करो, इसका, फिर इनको गुणा करो, फिर जोड़ो। अब दूसरा थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें 6 सही 5/6, 6 सही 5/6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको आप कॉमन कर लो, तो 5 सही 1/3, 3 सही 2/3, तो ये कितना 5 3 8 1 9 हो जाएगा अंदर, और बाहर बचेगा 36 5 41/6, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 41 गुणा 3/2। ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 61.5 आपका आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 30 + a दशमलव वाली संख्याएं जोड़नी हैं आपको, इसमें आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 4 आदमी 6 औरतें एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी अथवा 6 औरतें, तो इसमें 4 आदमी 6 औरतों के बराबर दिए गए हैं, एक संबंध में दे दिया गया है इनके बीच में। ठीक है, यही कार्य 2 आदमी 9 औरतें कितने दिन में करेंगे? ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है।
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, n स्क्वायर n क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता, n क्यूब n स्क्वायर से बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, n स्क्वायर माइनस एन क्यूब ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, n स्क्वायर n ग्रेटर देन 0 ये हमेशा सही होगा। देखो ये किस केस में सही नहीं होगा, अगर हम संख्या जो है प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 ले लें तो उसका क्यूब और स्क्वायर बराबर होगा, बड़ा थोड़ी ना होगा, तो सेकंड तब गलत हो जाएगा। यानी कि जो फोर्थ है वो हमेशा ही सही होगा, प्राकृतिक संख्या हमेशा 0 से बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोना ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ख़त्म करने की। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर किलोमीटर का किराया 10 रुपये है। देखो 12 किलोमीटर जाना है, पहले 2 किलोमीटर का तो 25 हो गया, फिर उसको 10 किलोमीटर और बचा है और प्रत्येक किलोमीटर का 10 है, यानी कि 10.100, तो 100 और 25 125 इसमें सही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। ठीक है, हमें विषम अक्षर चुनना है। दिया गया है ZAB, बाई ZA, PQR, बाई ZB। देखो ध्यान से देखो, PQR सही है, बाई ZA, बाई Z उसके बाद दोबारा ABC शुरू हो गई। ठीक है, इसमें भी क्रम है, Z के बाद AB, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, बाई Z उसके बाद डायरेक्ट B आ गया, तो ये विषम हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विशिष्ट कोड भाषा में फियर्स को HHCUU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में STAIR को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो आप अगर ध्यान से देखें, ये है F6 यानी कि H है 8, ठीक है, ये है 5, ये है 8, ये है 1, ये है 3, तो इसमें 2 जुड़ा। ठीक है, इसमें 5 के बाद 8, 3 जुड़ा, फिर उसके बाद A के बाद C 2 जुड़ा, इसके बाद 3 जुड़ेगा, इसके बाद 2 जुड़ा। ठीक है, ऐसा क्रम बन रहा है, यानी कि पहले 2 उसके बाद 3, पहले 2 उसके बाद 3, तो यही इसमें लगाना है। अब यह आपका कितना होता है 19, उसके बाद 2 जोड़ेंगे 21, तो 21 पे आता है U केवल 1 में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग का अर्थ वो प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ गुणा हो, तो इसे हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले इन चिन्ह को रिप्लेस करना है, उसके बाद आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा सर्व प्रकार भिन्न है, तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को हमें चुनना है, तो ये हमें आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें आपका जो है ये तो सभी एक जैसी हैं लगभग, लेकिन इसमें क्या है, ये ऐसे घुमा दिया, तो ये वाली अलग हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखो माता पिता बहन ये परिवार से रिलेटेड हैं, लेकिन दोस्त बाहर का है। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला विषम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 14 जिस तरह से 27 44 से संबंधित है, उसी तरह से 19 किससे संबंधित होगा। हमें पता है 14 का क्यूब होता है 2744, तो 19 का क्यूब कितना होता है 6859। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। अब अंग्रेजी शब्दकोश में आप लिख ही लेना कि देखो सबसे पहले टी तो सभी में समान है। ठीक है, टी तो सभी में समान है, उसके बाद सभी में दूसरा अक्षर भी एच है, मतलब जिस हिसाब से अल्फ़ाबेट में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो सबसे पहले तो अब ए वाला आना चाहिए, यानी कि फोर्थ। आगे आप देख लेना, इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, बी डी एफ एच जे एल। तो देखो बी है 2, डी है 4, ठीक है,
एफ है 6, एच है 8, जे है 10, एल है 12, मतलब दो दो का अंतर है। ऐसे भी आप देखो डी के बाद ये जो है डी है 4, ये 6, ये 8, ये 10, इसमें भी दो का अंतर है। तो एल है 12, अगला आएगा 14, उसके बाद 16, तो 14 और 16 यानी कि एन पी, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। पतलून, कमीज, वस्त्र। देखो वस्त्र में पतलून भी आ जाती है, कमीज भी आ जाती है, लेकिन पतलून और कमीज आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। ये वस्त्र वाला गोला, उसके अंदर एक पतलून एक कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। शीत निष्क्रियता, नींद, मैराथन, क्या होगा? देखो जब हमें नींद में होते हैं यानी कि शीत निष्क्रियता नींद से संबंधित है, मैराथन किससे संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन सही है। ए बी की माता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है, डी आर की भतीजी है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है? देखो जो है इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ए बी की माता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है, डी ई की भतीजी है। ई होगा, आर की जगह पर ई होगा, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है? देखो अगर हम इसको सॉल्व भी करें ना, तो ए बी की माता है, आपको ऐसे लिखना है ए बी की माता है, तो ए को आप नेगेटिव कर लो क्योंकि कन्फर्म है माता लेडीज ही होगी। बी की माता है, बी को यहाँ पर लिख लिया। बी सी का पुत्र है, ठीक है। अब सी का पुत्र है यानी कि बी सी का पुत्र है, ठीक है। अब बी पुत्र है, सी को हमने ऊपर कर लिया। सी अभी नहीं पता क्या है। सी डी का भाई है, तो डी को आप यहाँ करेंगे, सी पर प्लस करेंगे। डी ई की भतीजी है, डी जो है ई की भतीजी है यानी कि डी माइनस ई को आप और ऊंचे करेंगे, ठीक है। तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई से अब सी किस प्रकार संबंधित है? सी है प्लस यानी कि भतीजा होगा, एक स्टेज नीचे है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इसी तरह आप सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें हमें जो है कागज रोटेट करके दिखाया गया है कि जब इसको हम ऐसे रोटेट करके काटेंगे फिर उसके बाद ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? ध्यान से देखो, ये जो गोले हैं ये दो गोले बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दो गोले तो सभी में हैं, लेकिन ये इस वाले अपोजिट साइड में भी कट जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये कोने तो नहीं कटेंगे, ये वाला हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे वो दी हुई उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, मतलब ये आपको किस में सही से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको आप अगर फिट करना चाहें ना तो इसमें आप फिट कर पाएंगे क्योंकि सीधी भी है, उसके बाद कर्व भी है। फोर्थ में बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। अभी इसमें क्या कह रहे हैं? राजू को याद आया कि उसका जन्मदिन 18 जनवरी से पहले है, लेकिन उसकी पत्नी को याद आया कि उसका जन्मदिन 16 जनवरी के बाद है। तो 16 जनवरी के बाद यानी कि 17, 18 से पहले यानी कि 17, तो डेफिनेटली 17 को ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब आपने वो सांप वाला अगर गेम खेला होगा तो रिलेट कर पाएंगे। देखो इसमें क्या है, एक एल नीचे करके जुड़ा, अब इसमें नीचे है तो इसके बाद एल ऊपर जुड़ा, फिर उसके बाद अगली आकृति में नीचे हुआ, अगली आकृति में क्या होगा, फिर ऊपर हो जाएगा। तो इतना सेम इसके बाद ऊपर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जल्दी में हुआ, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको छूटते हुए भी लगे होंगे। तो आप बताइए आपको कैसे एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन चाहिए या ऐसे ही, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। इसके अलावा आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं उन सब की एक प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।